हेलो, नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है अच्छे होंगे। और अब आज की जो क्लास है, इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मौर्य, पूर्व ईरानी और यूनानी आक्रमणों के बारे में। आपने पढ़ा कि जब उत्तर वैदिक काल के टाइम पीरियड में लास्ट में आते आते 6th बीसी के टाइम पीरियड के अंदर और 5th बीसी के बीच में जब लोहे की खोज हो गई, कृषि व्यवस्था, वाणिज्य व्यवस्था, व्यापार सिस्टम, उद्योग धंधे, ये सब चीजों में एक राजनीतिक विस्तार देखने को मिला, एक विकास की एक विकास की बढ़ोतरी देखने को मिली। तो उन सब हालातों को मद्देनजर रखते हुए ये चीजें हुई कि बाद में छोटे छोटे धर्म पनपने लगे, छोटे छोटे जनपद हैं जो महाजनपदों के रूप में पनपने लग गए, महाजनपद बन गए। हमने पढ़ा है कि पूरे कुल टोटल 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद आपके मगध को माना जाता है, और मगध का जो संस्थापक है वो बृहद्रथ को माना जाता है। हमने जो पिछली क्लास पढ़ी थी उसके अंदर मगध का उत्कर्ष से संबंधित चीजों को पढ़ा था। अगर आप रिकॉल करना चाहें तो उन्हें रिकॉल भी कर सकते हैं। रिकॉल करने के लिए मैं बात बता देता हूं आपको, एक बार डिटेल वाइज थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि जो हमने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था मगध का उत्कर्ष, तो मगध के उत्कर्ष में 4 वंशों का क्रम था जो कि ज्यादातर इंपॉर्टेंट रहे हैं। उन 4 वंशों के क्रम में हमें ये चीज देखने को मिल सकती है कि पहला वंश हमें याद रखना है। कई बार पूछ लिया जाता है एक सार्थक क्रम व्यवस्थित कीजिए, ऐसा करके क्वेश्चन आता है, सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ठीक है, उसी टाइप के क्वेश्चंस के लिए मैं ये आपको बता देता हूं कि आपको नाम याद रखना है। जैसे सबसे पहले है हर्यक वंश, दूसरे नंबर पे आपका शिशुनाग वंश, और तीसरे नंबर पर आपका है नंद वंश, घनानंद और महापद्मनंद। ठीक है, चौथे नंबर पर आपका है मौर्य वंश। तो भैया इन चारों वंशों का मगध पर उत्कर्ष होने जा रहा था। ठीक है, अब मगध में क्या चल रहा था? मगध में सीनाजोरी चल रही थी, राज्य विस्तार को बढ़ावा देने की नींव चल रही थी। जितना ज्यादा हो सके मगध अपनी ताकत को, अपने एरिया को, अपने क्षेत्र विस्तार को प्रबल करना चाहता था, मजबूत करना चाहता था। तो मगध अपने राज्य विस्तार में लगा हुआ था उस टाइम पीरियड में। ठीक है, अब उसी टाइम पीरियड के दौरान आपने जैसे 4 क्रम पढ़े, हर्यक वंश है आपका, शिशुनाग वंश है, नंद वंश है और आपका मौर्य वंश है। तो इन चारों वंशों के आपको याद भी होंगे, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, और फिर आपका शिशुनाग, कालाशोक। ठीक है, फिर उसके बाद में नंदीवर्धन, फिर नंद वंश में महापद्मनंद, और फिर आपका घनानंद जो कि अंतिम शासक है, घनानंद, जो कि अपने क्रूर व्यवहार के लिए बहुत ज्यादा प्रचलित था। ठीक है, उसके बाद में आपका मौर्य शासक, मौर्य वंश आ जाता है, जहां हम चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, अशोक के बारे में, अशोक महान सम्राट के बारे में पढ़ेंगे, उनसे संबंधित अभिलेखों के बारे में देखेंगे, मौर्य के शासन प्रशासन को भी समझेंगे, और मौर्य से पहले होने वाले आक्रमण और बाद में होने वाले आक्रमण सभी का डिस्कशन करेंगे। तो यहां सिर्फ ये माना कि हम यूं कह सकते हैं कि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? मौर्य वंश पढ़ रहे हैं। तो मौर्य वंश पढ़ने से पहले हमें यह पढ़ना जरूरी है कि मगध के हालात, मौर्य वंश की या जो मौर्य डायनेस्टी है उसके उत्कर्ष से पहले किस तरह के हालात रहे थे, उसे हमें देख लेना एक बार जरूरी है। इस वजह से आज का जो टॉपिक है मौर्य पूर्व विदेशी आक्रमण, यानी मौर्य वंश की स्थापना से पहले, उसके उत्कर्ष से पहले मगध पर विदेशी जो आक्रमण हुए हैं उन आक्रमणों को हमें डिस्कस करना है आज की क्लास में। आज हम यही देखेंगे। तो मौर्य पूर्व विदेशी आक्रमण है, जैसे मगध में उस टाइम पीरियड के अंदर अपने अपने क्षेत्र विस्तार को लेकर के होड़ मची पड़ी थी। जो राजा थे या जो शासक थे वो अपने अपने राज्य का विस्तार करने में लगे हुए थे। तो उसी तरीके से एक तरफ ईरान क्षेत्र के अंदर या यूं कहें फारस क्षेत्र के अंदर इस चीज की भी दौर वहां पर थी कि लोग जो वहां के शासक हैं, ईरानी क्षेत्र के जो शासक हैं, वो भी अपना राज्य विस्तार करना चाह रहे थे। वो क्या है, देश विदेशों में आक्रमण करके अपने राज्य विस्तार को बहुत लंबी लंबी दूरियों तक फैलाना चाह रहे थे। तो इस वजह से उस टाइम पीरियड में वो भी अपनी ताकतों को सुदृढ़ करने में लगे थे। और इधर जो बिहार का क्षेत्र मगध पड़ता है, तो मगध राज्य भी अपने
राजनीतिक विस्तार के साथ साथ में अपनी क्षेत्रीय सीमा को बढ़ावा देने में लगा हुआ था, अपनी ताकत को, अपनी शक्ति को मजबूत करने में लगा हुआ था। तो ये दोनों सिचुएशन है, एक तो आपके भारत में मगध में चल रही है, सिंध प्रांत में चल रही है, सॉरी सिंध के अंदर चल रही है, जिसे सिंध कहा जाता था पहले, लेकिन फिर बाद में जैसे हम बात करें उधर की साइड एक दूसरी तरफ ईरान में उस चीज की तैयारी चल रही है। तो ये बिल्कुल है कि दोनों के बीच में संघर्ष तो होगा ही, जब दोनों की एक जैसी सोच है और एक स्थिति में बने रहने की कायम को वो काबिल प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोनों में संघर्ष तो श्योर होना है। अब आपको मोटी मोटी बातें जो है वो देख लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। मौर्य पूर्व विदेशी आक्रमण मगध पर जो हुए हैं वो दो प्रकार के हम कह सकते हैं। हमारे इतिहास के पिता हेरोडोटस हैं, ठीक है, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी सारी डिटेल, उससे पहले आप इस चीज को देख लीजिए। तो मगध में क्या है, मौर्य पूर्व विदेशी आक्रमण एक तो आपके ईरानियों द्वारा किया गया या ईरानी आक्रमण कह सकते हैं। दो तरह के आक्रमण हुए मगध में मौर्य डायनेस्टी आने से पहले, ईरानी आक्रमण और दूसरा आपका यूनानी आक्रमण। अब देखो इन आक्रमणों से भारत में कहीं ना कहीं परिवर्तन भी देखने को मिलता है और कई सारी संस्कृतियों का विकास भी आपको देखने को मिलेगा। साथ साथ में यहाँ पर लिपि वगैरह का विकास है, लेखन कला का विकास है और कई सारी चीजें भी। जब ये आक्रमण हुए, ईरानी आक्रमण हुआ, तो ईरान से लोग नई नई चीजें लाए और नई नई सभ्यताएं लाए, तो वो सब चीजें भी सिंध प्रांत के अंदर लोगों ने अपना ली थी। यूनानी लोग भी आए तो यूनानी लोग भी अपने मतलब अलग अलग तरीके या व्यापार करने के अलग तरीके या फिर लिपियों से संबंधित अलग तरीके, ठीक है, और लेखन कला से संबंधित अलग तरीके, ठीक है, आक्रमण से संबंधित अलग पद्धतियां। तो ये सारी चीजों को, व्यापार संबंधित, समझौते संबंधित, ये सारी चीजों की जो कला है वो ये लोग अपने साथ में लेकर के भारत में आए थे। तो यहाँ पर भी इन चीजों से भी बहुत फायदा देखने को मिलता है, जो कि आज तक उसकी जड़ हमें दिखाई देती है। अब बात कर रहे हैं हम ईरानी आक्रमणों की। तो भैया मगध में क्या है कि उस टाइम पर संघर्ष चल रहा था राजनीतिक विस्तार का, लेकिन अब मैं ये बात कहूंगा कि जैसे आपके हेरोडोटस है ना, हेरोडोटस और एक एरियन, ठीक है, आपने नाम एरियन का नहीं सुना होगा, लेकिन ये दोनों ही इतिहासकार हैं। दोनों क्या हैं? इतिहासकार हैं। इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। और एरियन वो इतिहासकार हैं जिन्होंने भारत के बारे में ये लाइन लिखी थी कि भारत मतलब एक संपन्न क्षेत्र है, भारत के अंदर या सिंध प्रांत क्षेत्र के अंदर कोई भी कमी नहीं है, एकमात्र दुनिया का वो ही एरिया है जहां से आप चाहे जितने सपने पूरे कर सकते हैं। यानी सपनों का नगर बताने वाले व्यक्ति का नाम था एरियन, ठीक है। तो ये दो इतिहासकार थे, इन्होंने अपनी बुक्स के अंदर, अपने जो लेखन कला में इन चीजों को, भारत को, सिंध प्रांत को शामिल किया था। तो इन्हीं चीजों से प्रभावित होकर के कहीं ना कहीं ईरानी और यूनानी जो शासक थे वो लोग भी भारत पर आक्रमण के लिए इच्छेदार हो गए, मतलब इन्होंने इच्छा जाहिर कर दी, ठीक है। इन बातों को भी समझना जरूरी है दोस्तों, है ना। अब उसके बाद में चलते हैं आगे के बारे में, देखते हैं कि आगे क्या हुआ। तो भारत में जब पहला ईरानी आक्रमण है तो हम यहीं से पढ़ते हैं। भारत में विदेशी आक्रमण भी पहली बार होगा, क्योंकि हम अभी इतिहास सबसे पहले पढ़ते आए हैं। देश के हमारे भारत के बीच में ही जो संघर्ष चल रहा था उन्हें हमने देखा है, आपके मगध राज्य का उत्कर्ष को समझा। अब पहला प्रथम विदेशी आक्रमण भारत में होने जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद हो जानी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कंफ्यूज अगर बनता है सवालों का तो वो इसी वजह से बनता है कि हमें मेंटल लाइनें याद नहीं होती हैं। इतिहास को मार्गदर्शित करने वाली जो लाइनें हैं वो हमें याद नहीं हो पाती हैं। यही लाइनें हैं जो आपको मार्गदर्शित करेंगी इतिहास के प्रति, है ना, इंटरेस्ट पैदा करेंगे आपकी, है ना। ईरानी आक्रमण की बात करने जा रहे हैं। तो प्रथम विदेशी आक्रमण किसके द्वारा हुआ? ईरानियों के द्वारा किया गया। प्रथम विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया गया। तो ईरान की क्षेत्र के अंदर एक वंश पड़ता है, ईरान क्षेत्र में एक वंश पड़ता है जिसका नाम हकमनी था। हकमनी वंश पड़ता है, हकमनी वंश। तो भैया हकमनी वंश में
हकमनी वंश का एक शासक है साइरस द्वितीय। क्या नाम था? साइरस द्वितीय। तो साइरस द्वितीय हकमनी वंश का एक शासक है जो कि 558 से लेकर के 559 बीसी के टाइम पीरियड के लगभग हकमनी वंश का शासक यहां पर ईरानी क्षेत्र में शासक रहा था। तो इसी ने भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किया है। यानी ये आपको लाइन याद रखनी है कि भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया था? प्रथम विदेशी आक्रमण भारत पे किया ईरानियों द्वारा किया गया और उस व्यक्ति का नाम था साइरस द्वितीय। उस 558 से लेकर के 559 टाइम पीरियड पर हकमनी वंश के शासक द्वारा भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किया गया। लेकिन कई बार क्वेश्चन ये भी कंफ्यूज करता है आपको कि जब हकमनी वंश के बहुत सारे मतलब ईरानी लोग आए भारत पर शासक करने के अपने अपनी इच्छाएं लेकर के, तो उसी टाइम पीरियड में अगला जो व्यक्ति आया उसका नाम था डेरियस। उसका नाम था डेरियस प्रथम, या इसको कई बुक्स में आपके मिलेगा धारा प्रथम के नाम से या द्वारा प्रथम के नाम से। ठीक है, तो दो नाम है इसके, डेरियस प्रथम और धारा प्रथम, जो कि 516 बीसी में 516 बीसी में कहा आया? भारत आया। और इसी को जो इसने आक्रमण किया भारत पर, तो इस आक्रमण को ही यानी भारत पर या यूं कहें प्रथम विदेशी जो सफल आक्रमण है, प्रथम विदेशी सफल आक्रमण, सफल विदेशी आक्रमण या विदेशी सफल आक्रमण। ठीक, तो अब इन दोनों ही लाइनों को आपको कंफ्यूज को दूर करना है। प्रथम विदेशी आक्रमण और प्रथम सफल आक्रमण जो है वो डेरियस प्रथम द्वारा और प्रथम विदेशी आक्रमण साइरस द्वितीय द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो अब ये दोनों चीजें हैं। अब भारत पर डेरियस प्रथम और धारा प्रथम द्वारा आक्रमण कर लिया गया। ठीक है, और फिर इसके बाद में क्या कहें कि इन्होंने क्या है भारत में, जैसे मैं आपको बता देता हूं एक मैप सिचुएशन के आधार पर बताता हूं। भारत की कंडीशन कुछ इस तरह, ठीक है, अब यह आपका भारत है ना। ठीक, यहां से अब आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि यहां आपका क्या पड़ता है, यहां आपका हिमालय पर्वतीय क्षेत्र पड़ता है। तो इस हिमालय पर्वत क्षेत्र से भी कोई भी विदेशी लोग आक्रमण नहीं कर सकते थे। ठीक है, यहां से भारत सुरक्षित था। यहां नीचे आपका समुद्री क्षेत्र पड़ता है। अब समुद्री क्षेत्र पड़ता है तो समुद्र से अगर आपको किसी भारत पर अगर आपको आक्रमण करना है तो उसके लिए आपके पास स्पेशल नेवी फोर्स होनी चाहिए, यानी जल में तैरने वाली, जल के अंदर काम करने वाली, सिस्टम रखने वाली फोर्स चाहिए, जिसका खर्चा ज्यादा होता है, ज्यादा सिस्टम, ज्यादा टाइम। ठीक है, तो यहां से भी आक्रमण करना आसान नहीं है, यहां से भी आक्रमण करना आसान नहीं है भारत पर। तो भारत पर आक्रमण करना हमेशा ही भारत के पश्चिमोत्तर भाग से यानी खैबर दर्रे से आक्रमण करना उचित रहा, समझा है मतलब विदेशियों ने यहां से आक्रमण करना। यानी जितने भी आक्रमण हुए हैं वो इसी क्षेत्र से आक्रमण आपको भारत में देखने को मिलेंगे, क्योंकि यही एकमात्र जरिया बचा था। चारों ओर से भारत अपनी जो प्रांतीय सीमा है उसे इस तरह से बना रखा था कि वो अपने आप की सुरक्षा कर रहा था। ठीक है, तो यहां से ईरानी लोग हैं वो प्रथम बार 558 बीसी के अंदर आपके साइरस प्रथम के द्वारा भारत में इन्होंने पहला आक्रमण किया। उसके बाद में 516 बीसी के अंदर प्रथम जो आपका आक्रमण है, सफल आक्रमण, वो डेरियस प्रथम द्वारा और दारा प्रथम द्वारा। वहां साइरस द्वितीय है, यहाँ डेरियस प्रथम है और दारा प्रथम है। तो ये याद रखना है, यहां ईरानियों द्वारा आक्रमण किया गया। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। यह एक खैबर दर्रा है, तो खैबर दर्रे से ही ये लोग भारत में प्रवेश कर गए थे। और यहाँ पे देखो आपका वो पड़ता है बिहार प्रांत का क्षेत्र जो पड़ता है, वहीं पर आपका एक मगध राजवंश पड़ता है, मगध राज्य, जो कि काफी शक्तिशाली था। तो यहां पर भी राज्यों का उत्कर्ष चल रहा था, यानी इसका विकास का दौर चल रहा था, विकास का टाइम चल रहा था। तो इसी टाइम पीरियड के दौरान यहां पर भी लोग बाग अपनी राज्य सीमा को बढ़ाना चाहते थे। बस यही चीज थी जो संघर्ष को आगे ले जा रही थी। ठीक है, अब प्रथम विदेशी आक्रमण ईरानियों ने यहां पर किया और उसके बाद में क्या हुआ, इन्होंने यहां पर आते ही सबसे पहले पूरे पश्चिमोत्तर भाग को जीत लिया। पश्चिमोत्तर भाग को किन्होंने जीता? ईरानियों ने सबसे पहले जीत लिया, पश्चिमोत्तर भाग को जीता है। किसको? पश्चिमोत्तर भाग को जीत लिया। ठीक है, फिर इसके बाद में इन्होंने यहां पर
क्वेश्चन बनते हैं ये। इन्होंने क्या किया, यहां पर एक अपना ऐसा माना जाता है कि ईरानियों के कुल टोटल 23 प्रांत थे। कितने? 23 प्रांत इन्होंने बनाए थे, जो कि उसके बाद में इन्होंने 20वां प्रांत है, 20वां प्रांत जो है वो भारत में बनाया था, पश्चिमोत्तर भाग में बना दिया था। कहां पर बना दिया था? पश्चिमोत्तर भाग में इन्होंने अपना 20वां प्रांत बना दिया था। और यहीं जब पश्चिमोत्तर भाग में इन्होंने आक्रमण किया था तो खुदाई काम के दौरान या किसी कार्य के दौरान इन्हें यहां पर 300 टैलेंट की मुद्राएं प्राप्त हुई थी। कितने टैलेंट की? 300 टैलेंट की मुद्राएं प्राप्त हुई थी। अभी यहां आक्रमण चल रहा है, यहां मुद्राएं भी मिल रही हैं, तो ये बेशक कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं उनकी लालसा अब भारत को जीतने के प्रति और ज्यादा बढ़ रही थी। लेकिन हम यूं कह सकते हैं कि जब ईरानियों में डेरियस प्रथम और दारा प्रथम ने आक्रमण किया तो उसके बाद में उनको मतलब कहीं भी ऐसा एक शक्तिशाली राजा प्राप्त नहीं हुआ, उनके शासक ऐसा नहीं हुआ जिसकी इच्छा भारत की तरफ ज्यादा जागृत हुई। और इन व्यक्तियों को तो पता लग गया था, भनक तो लग गई थी कि भाई भारत की जो स्थिति है वो काफी दृढ़ है, काफी मजबूत है और मतलब काफी संपन्न राज्य क्षेत्र है, तो वहां पर आक्रमण किया जाना चाहिए। लेकिन इसके बाद में ऐसा कोई शासक नहीं हुआ जो कि भारत की तरफ आकर्षित हुआ हो। ठीक है, तो यहां तो आपको ईरानी आक्रमणों में जो पढ़ना है वो सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि सबसे पहले अखमनी वंश के शासक साइरस द्वितीय द्वारा 558 से 559 बीसी के दौरान भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किया गया। उसके बाद में हम बात करें प्रथम सफल विदेशी आक्रमण की, तो वो किया गया है आपके डेरियस प्रथम या द्वारा प्रथम के द्वारा 516 बीसी के अंदर। ठीक है, ईरानियों ने के कुल टोटल 23 प्रांत में थे, उसमें से 20वां प्रांत ईरानियों ने भारत को बनाया था। अब ईरानी लोग जब भारत में आए हैं, है ना, ईरानी लोग जब भारत में आए हैं, फारस कंट्री से आए हैं, तो ईरानी लोग भारत में आए हैं, तो ये भारत में इन्होंने क्या है काफी लंबा टाइम पीरियड गुजारा है। यहाँ 558 में यहाँ पर आक्रमण किया, 516 में दोबारा आक्रमण हुआ, उसके बीच में भी यहाँ पर ये कुछ अवशेष छोड़ के गए, कुछ लोग यहीं फंस गए ईरानी लोग। ठीक है, तो यहाँ के भी मतलब उन लोगों का भी काफी कुछ प्रभाव है जो यहाँ देखने को आपको मिल सकता है। देखिए, जो इंपॉर्टेंट प्रभाव है वो क्या हो सकते थे, तो मैं आपको बता देता हूं। जो प्रभाव भारत की संस्कृति पर उस टाइम पीरियड में पड़ा था, तो इसी काल के दौरान, इसी टाइम पीरियड में जब ईरानियों ने आक्रमण किया था, तो हमारे यहां खरोष्ठी लिपि, क्या है? खरोष्ठी लिपि, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खरोष्ठी लिपि का जन्म हुआ, यानी खरोष्ठी लिपि का जन्म हो गया। अब ये खरोष्ठी लिपि है जो कि ईरानी लिपि अरमाइक द्वारा विकसित लिपि कही जाती है, ये भी ध्यान रखना है। क्या है? अरमाइक। और अरमाइक लिपि कौन सी लिपि है? एक ईरानी लिपि है, तो ईरानी लिपि से ही प्रभावित लिपि है, ईरानी लिपि से ही जो जन्म हुई है या ईरानी लिपि से मिलकर जिसको बनाया गया है वो है आपकी खरोष्ठी लिपि। तो इसका यहाँ प्रभाव पड़ा, भारत में एक खरोष्ठी लिपि है जो हमेशा हमेशा के लिए बन गई थी। ठीक है, और इसके ऊपर प्रभाव किसका था? सबसे ज्यादा अरमाइक लिपि का था। यही चीज आपको वहां देखने को मिलेगी जब आप मौर्य वंश का शासक पढ़ेंगे, तो वहां अशोक ने अपने अभिलेखों के अंदर खरोष्ठी और अरमाइक लिपि का जो प्रयोग किया है, तो वो इसी वजह से किया है क्योंकि इन चीजों का प्रभाव ईरानियों के आक्रमण से ही, टाइम पीरियड से ही मौर्यों पर या मगध पर पड़ गया था या भारत पर पड़ गया था। तो ठीक है ना दोस्तों, तो ये चीज है जो इंपॉर्टेंट है, इस वजह से हम इसे पढ़ते हैं। दो लाइनें थी वो मैंने आपको बताई है, कैसे खैबर दर्रे से पश्चिमोत्तर भाग को इन्होंने जीता है, उसके बाद में मगध तक ये नहीं पहुंच पाए। अब उसके बाद में हम बात करेंगे जो द्वितीय आक्रमण है उसकी। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद में देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अगला नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि क्लास में ज्यादा टाइम लग जाएगा। यूनानी आक्रमण की बात करें तो यूनानी से, यानी यूनानी आक्रमण का मतलब मैं कह रहा हूं यूनान, या जो कि यूनान कंट्रीज है ना आपके भारत से, यहां पर यूनान कंट्रीज और ईरानी कंट्रीज हैं, तो ठीक है, ईरान और यूनानी कंट्रीज में
क्या हुआ कि उस टाइम पर वही दौर गुजरा कि भारत के बारे में चर्चाएं होने लगी थी, भारतीय क्षेत्र के बारे में, सिंध प्रांत के बारे में चर्चाएं होने लगी थी कि ये काफी सक्सेस क्षेत्र है, संपन्न क्षेत्र है। और यहाँ पर जो तटीय क्षेत्र हैं, तटीय क्षेत्र में क्या है, राजनीतिक फूट ज्यादा पड़ रही है, लेकिन मगधीय क्षेत्र के अंदर वहां पर जो उत्कर्ष है उनका चरमोत्कर्ष सीमा पर था। लेकिन यहाँ पर जो तटीय भागों में है वहां पर राजनीतिक फूट के प्रभाव को देखते हुए अब विदेशी आक्रमणों का जायज होना बिल्कुल जायज था, मतलब विदेशी आक्रमण ज्यादा होना जायज हो गया था। अब मैं आपको बता देता हूं, एक फिलिप नाम का व्यक्ति है। कौन है? फिलिप, यूनान का रहने वाला है। और ये फिलिप था जो क्या था, सिकंदर का पिता था, सिकंदर का पिता था। फिलिप कौन था? सिकंदर का पिता था। अब सिकंदर का पिता फिलिप 359 बीसी में, 359 बीसी में मकदूनिया, मकदूनिया एक यूनानी क्षेत्र को मकदूनिया बोलते हैं, मकदूनिया का शासक बना। कहां का? मकदूनिया का शासक कौन बना? आपका फिलिप बना, जो कि सिकंदर का पिता था। ठीक है, मकदूनिया का शासक बना। उसके बाद में बात करें जिसकी हत्या 329 ईस्वी में, 329 बीसी में कर दी गई थी। कब कर दी गई? 329 बीसी में कर दी गई। ठीक है, अब उसके बाद में सिकंदर खुद जो इनका बेटा था, वो सिकंदर 20 वर्ष की उम्र में, 20 वर्ष की उम्र में मकदूनिया का शासक बन गया। किसका शासक बन गया? मकदूनिया का शासक बन गया। सिकंदर 20 वर्ष की उम्र में मकदूनिया का शासक बन गया। ठीक है, मकदूनिया यूनानी क्षेत्र है, वहां का शासक बन गया। अब क्योंकि सिकंदर के जो गुरु थे, सिकंदर के जो गुरु थे उनका नाम था अरस्तु, यानी सिकंदर जो शिष्य थे किसके थे? अरस्तु के शिक्षक। अरस्तु जिसके, उस महान व्यक्ति के बारे में, महान शख्स के बारे में हम आज भी पढ़ते हैं। तो उस महान शख्स के शिष्य कौन थे? सिकंदर थे। अब सिकंदर के अंदर ये इच्छा थी कि वह पूरी दुनिया को जीते, यानी पूरे वर्ल्ड पर राज करे, विश्व विजेता बनने की उसने ठान ली थी। विश्व विजेता वो बनना चाहता था। अब विश्व विजेता बनने की इच्छा से ही उसने क्या है कि सबसे पहले उसने ईरान पर आक्रमण किया, और ईरान पर आक्रमण करके वहां के भाग को जीता। और भाग को जीतने के बाद में जैसे अब उसका भाग क्षेत्र, ईरान का क्षेत्र जीता है उसने। फिर भारत में जैसे पश्चिमोत्तर भाग में ईरानी लोग आए थे, तो यहां से भी तो ईरानी क्षेत्रों से लोगों को भगाना जरूरी था, यहां से भी तो आक्रमण होना था, दोनों के बीच में संघर्ष चलना था, विरोधाभास स्थिति थी, तो यहां भी वो चीज देखने को मिलती। लेकिन कहीं ना कहीं सिकंदर ने इस बात को सुन लिया था कि भारत एक संपन्न राज्य है, वहां पर राजा मतलब सफलतम जीवन जीते हैं, या यूं कहने के एक सफलतम राज्य देखने को मिल सकता है, बहुत सारी चीजें हैं जहां वहां कोई कमी नहीं है। तो कहीं ना कहीं सिकंदर के मन में यह लालसा हुई कि क्यों ना मैं भी भारत को जीतूं। जब उन्होंने पूरे विश्व विजेता बनने की ठान ली है, तो भारत के प्रति आकर्षित होना बिल्कुल लाजमी था। इस वजह से उन्होंने अब भारत की ओर कूच कर दिया। अब क्या है कि बात करें, जैसे मैं अभी ईरानी आक्रमण हमारा हो गया है, यूनानी आक्रमण की बात कर रहे हैं। अभी आप इसको छोड़ दीजिए, हम यूनानी आक्रमण पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो यूनानी आक्रमण में जैसे आपका ये भारत है, ठीक है ना, तो ये भारत, ठीक। अब भारत में क्या था उस टाइम पीरियड में, जैसे यहां पर एक खैबर दर्रा पड़ता है, खैबर दर्रा, कौन सा पड़ता है? खैबर दर्रा पड़ता है। तो इस खैबर दर्रे में पंजाब क्षेत्र के अंदर खैबर दर्रा पड़ता है, और पश्चिमोत्तर भाग, ठीक है। तो यहां पर क्या है, एक हिंदूकुश पर्वत था। क्या नाम था? हिंदूकुश या हिंदूकुश पर्वत, हिंदूकुश पर्वत था।
तो ये क्वेश्चन है, हम पता है यूनानी आक्रमण को पढ़ते ही मात्र ये ध्यान दे लेना इस क्वेश्चन के मारे हैं, इस क्वेश्चन के लिए ही पढ़ते हैं, क्योंकि ये ही क्वेश्चन है जो बार बार कंफ्यूज करता है, एग्जाम्स में आता है और अलग अलग रूप में पूछ लिया जाता है, तो ये ज्यादा याद होना चाहिए। तो सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो यहां और भागों से तो आक्रमण नहीं कर सकता था, उसने भारत पर पश्चिमोत्तर भाग से आक्रमण किया और वह हिंदुकुश पर्वत को पार करके ही भारत की सीमा के अंदर आया था। यानी उसने हिंदुकुश पर्वत को पार किया, जो कि खैबर दर्रे में पड़ता है, उसे पार करके ही वो भारत पहुंचा था। अब यह भारत में पहुंचते ही उसके बाद में क्या कंडीशन बनती है, अब देखो, अब मगध तो आपका यहां है, अभी बिहार प्रांत क्षेत्र के अंदर और आसपास का क्षेत्र मगध राज्य है। इसके अलावा अब हम बात करें आगे की कंडीशनों की, तो तक्षशिला के शासक हैं, ठीक है, तक्षशिला के शासक थे आम्बी, तक्षशिला के शासक थे जिनका नाम क्या था, आम्बी था। मैं इसको मिटा ही देता हूं क्योंकि जगह कम पड़ रही है, शायद आपको दिखाई भी ना दे। तो तक्षशिला के शासक थे, तक्षशिला जनपद है, तक्षशिला के शासक जिनका नाम था आम्बी, ठीक है। तो सबसे पहले जो आक्रमण सिकंदर ने किया वो आम्बी पर ही किया था। किस पर किया था, आम्बी पर किया था। लेकिन क्या है, आम्बी सिकंदर की सेना को देखकर डर गया और डरने के बाद में उसने सिकंदर की सेना के सामने अपने घुटने टेक दिए और घुटने टेक करके भारत विजय की इस मुहिम में उसने सिकंदर का साथ दिया और वादा किया कि भाई वो आगे भी वो उसके राज्य को छोड़ दे, वो आगे उसकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो आम्बी तो हार गया, आम्बी ने पराजय स्वीकार भी कर ली, काफी लड़ाई झड़ाई भी की, लेकिन उसने फिर भी उसके बाद में भी उसको पराजय ही स्वीकार करनी पड़ी, क्योंकि सिकंदर की सेना उस टाइम पे काफी ताकतवर थी, या अपने मतलब फॉर्म में थी, कुल मिलाकर के हम यूं कह सकते हैं। फिर उसके बाद में जो महत्वपूर्ण लड़ाई है वो भी पंजाब क्षेत्र के अंदर, पंजाब के राजा पोरस, या इसे कई किताबों में पुरु भी नाम दिया जाता है। पंजाब के राजा क्या नाम थे, पोरस। पंजाब कहां है, सिंध प्रांत क्षेत्र में पड़ता था, उस टाइम पे कोई हिंदू पाकिस्तान नहीं था, ठीक है। तो सिंध प्रांत क्षेत्र पोरस, जहां पंजाब के राजा क्या नाम था, शासक का क्या नाम था, पोरस। तो पोरस पर आक्रमण किया सिकंदर ने और सिकंदर ने चाहा कि भाई पोरस को हरा दिया जाए, ठीक है। लेकिन यहां एक नदी पड़ती है सिंध प्रांत में ही, झेलम नदी, तो यही झेलम नदी के किनारे पर ही ये युद्ध लड़ा गया सिकंदर और पोरस के बीच में, जिसे झेलम का युद्ध या फिर हाइडेस्पीस का युद्ध भी कहा जाता है, हाइडेस्पीस का युद्ध भी कहा जाता है। झेलम को यूनानी भाषा में हाइडेस्पीस नाम दिया गया है, इस वजह से इसे हाइडेस्पीस का भी युद्ध कहा जाता है, यानी इसे झेलम का युद्ध या हाइडेस्पीस का युद्ध कहा जाता है। और इस युद्ध का परिणाम रहा कि इसमें जो पोरस था वो पोरस सिकंदर से क्या हो गया, हार गया, यानी पोरस की पराजय हो गई, ठीक है। पोरस की पराजय हो गई और इसी पराजय को हम पोरस संधि के नाम से भी जानते हैं। अब पोरस संधि कैसे हुई, पोरस संधि इस प्रकार हुई क्योंकि सिकंदर है जो कि राजा पोरस से या शासक पोरस से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, उसकी युद्ध शैली से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, है ना, उसके मतलब युद्ध कला से, उसकी ताकत से को लेकर वह बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। तो इस वजह से कहीं ना कहीं सिकंदर के दिमाग में ये आया कि भाई इससे एक संधि कर लेनी चाहिए, और पोरस और सिकंदर के बीच में एक संधि हुई और उस संधि के तहत यह तय किया गया कि सिकंदर की हेल्प कौन करेगा, पोरस करेगा, और पोरस को जो जीते सिकंदर द्वारा जीते हुए राज्य हैं, जीते हुए क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों को कौन लौटाएगा, सिकंदर पोरस को लौटा देगा। तो इस संधि के तहत यह समझौता किया गया। अब पोरस को क्या करना था, सिकंदर की हेल्प करनी थी, और हुआ भी ऐसा ही। अब क्या है, इसी टाइम पीरियड में लगभग 10 साल का टाइम पीरियड गुजर चुका था, 10 साल का टाइम पीरियड गुजर चुका था। अब 10 साल का टाइम पीरियड का मतलब ये नहीं है कि भारत में 10 साल का टाइम पीरियड गुजर चुका था। सिकंदर मात्र भारत में तो 19 महीने रहा था, कितने महीने, मात्र 19 महीने ही भारत में रहा था। लेकिन जो उसकी सेना है वो अपने यूनान क्षेत्र से लगभग 10 साल पहले अपने घर को छोड़ी थी
10 साल से ही ये लगातार युद्धों में लड़ रहे थे। ईरानियों से लड़ा इन्होंने सबसे पहले, ठीक है, ईरानियों से युद्ध लड़ा, उसके बाद में लगातार कंटिन्यू युद्ध लड़ना था, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड को, ये विश्व को विजेता बनने चले थे, विश्व को जीतने चले थे। तो ये जाहिर सी बात है कि भाई युद्ध कंटिन्यू करना पड़ेगा। अभी ने भी घर जाना था, इनकी ताकत भी नष्ट होने लगी थी, यानी ये कमजोर पड़ने लगे थे, ठीक है, इनकी हालत थोड़ी सी ज्यादा गंभीर बुरी होती जा रही थी, ठीक है। अब उसके बाद में भारत में सिकंदर कितने महीने रुका, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, इसलिए याद होना चाहिए कि सिकंदर भारत में कितने महीने रुका, 19 महीने रुका था। कितने महीने रुका था, 19 महीने सिकंदर भारत में रुका था। 19 महीने के उपरांत में सिकंदर जब आगे बढ़ना चाहा तो सिकंदर की सेना ने जब व्यास नदी को पार करने की जो बात चल रही थी, तो व्यास नदी को पार करने के लिए सिकंदर की सेना ने मना कर दिया। उन्होंने इस चीज में हाथ खड़े कर दिए कि भाई हमसे ये काम नहीं हो पाएगा और हम इस काम को नहीं कर सकते हैं। तो इसी वजह से क्या है, इस वजह से क्या है कि जो व्यास नदी को पार करने का जो सपना था वो सिकंदर का अधूरा रह गया, यानी आगे बढ़ने का जो सपना था वो अधूरा रह गया। अब हम आगे सिचुएशन को समझते हैं कि व्यास नदी को पार करने के टाइम पर सिकंदर ने एक लाइन कही थी कि मैं अपने ही लोगों से, मैं उन लोगों में जान डालने का प्रयास कर रहा हूं या उत्साह डालने का प्रयास कर रहा हूं जो कि अपने शासक के प्रति समर्पित हुआ करते थे, और एक ऐसा राजा जो दुनिया में किसी से नहीं हारा, लेकिन वह अपने ही लोगों से हार गया, ठीक है ना। तो सिकंदर ने ये कथन यहां पर कहे थे जब उसकी सेना ने उस व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था, ठीक है। अब उसके बाद में सिकंदर भी टूट गया था, और फिर सिकंदर 19 महीने के बाद में उसने वापस जाने की ठानी, और 325 बीसी के दौरान 325 बीसी में वो क्या है कि वापस लौट गया, यहां से वापस लौट गया। 325 बीसी में वो वापस लौट गया, और वापस लौट करके उसने जैसे पश्चिमोत्तर भाग तक जब पहुंचा, अंदर भारत में घुस गया था सिंधु प्रांत में, तो पश्चिमोत्तर भाग तक पहुंचा तो बहुत सारे छोटे छोटे गणराज्यों को वो अपने अंदर मिलाता गया, उनको जीतता गया, और जीतते हुए वो यहाँ पर उसका अड्डा बना के गया, गवर्नर्स बना के गया उसी टाइम पर, ठीक है। उनको ये सौंपते हुए यहां से सिकंदर अब चला गया था। अब चले जाने के बाद में सन 323 बीसी के दौरान, 323 बीसी में सिकंदर में की बेबीलोन में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। बेबीलोन में मृत्यु हो गई। कहां हुई मृत्यु, 323 बीसी में, उम्र थी 33 वर्ष। तो 33 वर्ष की आयु में सिकंदर की बेबीलोन में मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के बाद में उनका जो अभियान था विश्व विजेता बनने का वो भी खत्म हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये ईरानी और यूनानी आक्रमण है। इसके अलावा हम बात करें कि सिकंदर के आने के साथ साथ में कई सारे जो लेखक थे वो भी इनके साथ में आए, बाद में उन्होंने यहीं पर रहना उचित समझा, ठीक है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिकंदर के टाइम पीरियड के समय कौन कौन से लेखक भारत में आए थे। तो जैसे निरयाकस भी, जो कि सिकंदर का सेनापति था, ये भी इन्हीं के टाइम पर आया, सिकंदर के साथ में आया, ठीक है। ऑनेसिक्रेटस, क्या नाम है, ऑनेसिक्रेटस। तो ऑनेसिक्रेटस भी सिकंदर के साथ में भारत आया। अरिस्टोक्यूमस, तो ये 3 लेखक थे जो कि भारत में आए सिकंदर के साथ में ही, और फिर इन्होंने भारत के बारे में आगे इतिहास में काफी योगदान दिया, लिखा भी है, ठीक। तो भारत में आने वाले लेखकों के अंदर ये 3 महत्वपूर्ण लेखक हैं, ठीक है, जो कि सिकंदर के टाइम पीरियड के दौरान आए। इसके अलावा यूनानी कला का भी भारतीय कला पर बहुत ज्यादा प्रभाव पर देखने को मिलता है, जो सिकंदर के साथ में लोग लेकर आए थे। जब सिकंदर यहां आया था तो उसने 2 नगरों का निर्माण करवाया था। एक था आपका ये जो झेलम का युद्ध और हाइडे स्पीसीज का युद्ध है ना, इसको आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है भैया, है ना। पोरस की पराजय हुई, ये वगैरह वगैरह ना, 325 बीसी में वो वापस लौट गया, ठीक है।
मैं बात कर रहा था निरियागस ऑर्नेटिस और अरिस्टोक्यूमस, तीन लेखक आए थे भारत में। यूनानी आक्रमण, यूनानी कला का भारतीय कला पर प्रभाव देखने को मिलता है। और सिकंदर ने 3 नगरों का निर्माण करवाया था। यहां आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये भी आप कंफर्म कर लीजिए एक बार। नहीं दिख रहा है तो ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं। कौन कौन थे? निरियाकस और अरिस्टो या ओनेसिक्रेटस। निरियाकस, ओनेसिक्रेटस और आपका था अरिस्टोक्यूमस। तो ये 3 लेखक थे जो कि सिकंदर के साथ में भारत में आए थे। अब यूनानी कला का भारतीय कला पर क्या प्रभाव देखने को मिलता है? इन्होंने निकेया और बौद्धकेला नगर का निर्माण करवाया था। किसने? सिकंदर ने भारत में इन चीजों का निर्माण करवाया। दूसरी चीज मैं देखने को, गंधार शैली का जो विकास क्रम है, गंधार शैली का विकास हुआ भारत में। यूनानी कला का प्रभाव है, यूनानी कला से प्रभावित गंधार शैली है, ठीक है। फिर भारत पर आक्रमण भी इसी टाइम पीरियड पर जो हुआ था वो मतलब सिकंदर के टाइम पीरियड पे हुआ, है ना। यूनान के साथ में संपर्क भी बढ़ गया, वाणिज्य के क्षेत्र होने लगे। उसके बाद में कई सारे प्रभाव हैं जो हमारे रिश्ते थे ना, संबंध थे, उसे यूनान से उन्होंने जोड़ दिया, यानी यूनान के साथ में व्यापार वाणिज्य संबंध। तो ये प्रभाव यूनानी कला का भारतीय कला संस्कृति, भारतीय कला पर देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो कैसी लगी आपको क्लास? अच्छी लगी होगी। ये सारी चीजें आपको समझना जरूरी था, इस वजह से मैंने आपको बताया। और इसे डिटेल वाइज पढ़िए। आप एक बार में समझ में नहीं आए तो दोबारा पूछ करके देखिए, पूरी वीडियो समझ में आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार। हेलो दोस्तों, अगर आप कम समय में अपनी तैयारी को नई पहचान देना चाहते हैं और गुणवत्ता से समझौता नहीं करते हैं, तो पहचान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर। इस तरह की सभी वीडियोस अवेलेबल रहेंगी आपको यूट्यूब पर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और अपनी तैयारी को एक नया अंजाम दें, ताकि कम समय में तैयारी करते हुए आप अपनी सफलता को अचीव कर सकें। हेलो